क्लास 8 हिंदी ग्रामर। इसमें हम 7 चैप्टर रीड करेंगे। क्रिया, वर्ब। अब हम क्रिया की डेफिनेशन देखते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना आदि। मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पाया जाता है कि कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रिया है। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहे जाते हैं। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। जैसे देख, ये मूल शब्द है, इसमें ना जुड़ गया देखना। खा प्लस ना, खा मूल शब्द है, इसमें ना जुड़ गया हो गया खाना। जा प्लस ना, जा मूल शब्द है, इसमें ना जुड़ के हो गया जाना। कर प्लस ना, कर मूल शब्द है, इसमें ना जुड़ गया हो गया करना। गा प्लस ना, इसी प्रकार गाना आदि। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम यहाँ पे पहले सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक कहलाती है। मतलब जिसमें कर्म होता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है और कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता फूल तोड़ती है। यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पढ़ना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पर। तो पुस्तक तो क्या है? कर्म। और पढ़ना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक कर्म पर पड़ गया है। तथा तोड़ना, सीता फूल तोड़ती है, तोड़ना क्रिया का फल सीता फूल तोड़ती है। यहाँ तोड़ना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? फूल पर पड़ रहा है। अतः ये क्रियाएं सकर्मक है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। जैसे राम हंसता है, सीता रोती है, तो यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं पर पड़ता है। राम हंसता है तो ये इस क्रियाओं का फल किस पे पड़ रहा है? राम पर। सीता रोती है तो इसमें भी क्रियाओं का फल किस पे पड़ रहा है? सीता पर। तो ये अकर्मक क्रिया है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब व्युत्पत्ति के अनुसार क्रियाओं के दो भेद होते हैं, मूल क्रिया और सेकंड है यौगिक क्रिया। अब हम मूल क्रिया की डेफिनेशन देखते हैं। मूल क्रिया वह है जो किसी दूसरे शब्द से न बनी हो, जैसे खाना, करना, चलना, बैठना आदि। यौगिक क्रियाएं जो क्रिया किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनती है, उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना से चलाना, ये चलना से क्या बना? चलाना। खाना से खिलाना, रंग से रंगना, पढ़ना और रहा से पढ़ता रहा, जा और गिरा से जा गिरा आदि। अब यौगिक क्रियाओं के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहले संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, मतलब क्रियाएं कितनी होनी चाहिए? दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह संयुक्त क्रिया में एक मुख्य और तथा एक गौण क्रिया का योग होता है। जैसे उसकी बात सुन लो, अपना काम करते रहो। तो यहाँ पे एक मुख्य क्रिया और एक गौण क्रिया। यहाँ सुन लो और दो क्रियाओं के मेल से सुन लो क्रिया बनी है। करते और रहो क्रियाओं के मेल से करते रहो क्रिया बनी है। अतः ये संयुक्त क्रिया है। इस प्रकार पानी बरसने लगा, उसे जाने दो, आगे बढ़ते चलो, हम पढ़ना चाहते हैं आदि। अब हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना। राम शर्माता है, सीता बहुत बतियाती है, मौसम गर्मा गया है। अब नाम धातु के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द गर्म, अब नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? इसमें गर्म से गरमाना। मूल शब्द लाज, तो नाम धातु क्रिया क्या रहेगी? लजाना। अंगड़ाई तो अंगड़ाना। इसी प्रकार ये नाम धातु के कुछ उदाहरण हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए, वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मतलब जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता और किसी दूसरे से करवाता है तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना, दिलवाना, सिलवाना आदि। केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया, तो केशव ने खुद ने पत्र नहीं लिखा, केशव ने किससे पत्र लिखवाया? मोहन से। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है।
सेकंड, राम ने करीम से शाम को पुस्तक दिलवाई। तो राम ने करीम से शाम को पुस्तक दिलवाई। तो ये किसने करवाया? ये कार्य राम ने। गोपाल अपने पुत्र को मोहन से पढ़वाता है। तो गोपाल क्या कार्य करता है? अपने पुत्र को किससे पढ़वाता है? मोहन से पढ़वाता है। ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण, जैसे सामान्य क्रिया लिखना, तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें लिखवाना, काटना, कटवाना, पढ़ना, पढ़वाना। पूर्वकालिक क्रिया देखते हम। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कोई वाक्य रहता है और उसमें एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया पहले हुई वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, वह खेलकर घर आ गया। तो यहाँ खाकर और खेलकर पूर्वकालिक क्रिया है। उसने खाना पहले खाया, उसके बाद वह सोया। वह खेलकर घर आ गया, तो वह खेलने पहले गया फिर घर आया। क्रिया का पूर्वकालिक रूप बनाते समय मूल धातु के साथ कर या करके जोड़ दिया जाता है, जैसे खाकर, जाकर, मारकर, भागकर, चलकर आदि। पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया एक तत्कालिक क्रिया भी है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया यौगिक क्रिया है। अब क्रिया के विकारक तत्व। क्रियाओं को जब वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है तो लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य, प्रकार और प्रयोग के कारण उनमें अंतर आ जाता है। जैसे लिंग के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, सीता पढ़ती है। पुरुष के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो। वचन के आधार पर वह जाता है, वे जाते हैं। वाच्य के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। काल के आधार पर वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, उसने पढ़ा। प्रकार के आधार पर तू पढ़ता है, तुझे पढ़ना चाहिए। प्रयोग के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा। अब लिंग। वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होगी, और स्त्रीलिंग होने पर क्रिया भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगी। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम क्या है? पुल्लिंग है तो पढ़ता है। सीता पढ़ती है, सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम देखते हैं पुरुष। सर्वनाम पर विचार करते समय हम देख चुके हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, अन्य पुरुष वह, वे। इन तीनों पुरुषों के आधार पर वह क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन होता है। ये जो पुरुष हैं, ये हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और उनके भेद के बारे में पढ़ा था जब हमने ये विस्तार से रीड किया था। उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो। अन्य पुरुष, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वचन। क्रिया के 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, तो एक घोड़ा है, ये एक वचन है। घोड़े दौड़ते हैं, ये बहुवचन है। कभी कभी क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है जबकि कर्ता एक वचन का ही रहता है। ऐसी स्थिति में क्रिया के वचन के आधार पर कर्ता का वचन होना या बहुवचन होना निश्चित किया जाता है। जैसे हाथी दौड़ता है, हाथी दौड़ते हैं। हाथी दौड़ता है, इसमें एक हाथी के बारे में बताया गया है कि हाथी दौड़ता है। हाथी दौड़ते हैं तो बहुत सारे हाथी दौड़ते हैं। बंदर खाता है, बंदर खाता है और बंदर खाते हैं। ये बंदर खाता है एक वचन के लिए और बंदर खाते हैं बहुवचन के लिए। हमारा ये चैप्टर हमने पूरा रीड कर लिया है। आप भी इसको अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।